नाजरीन, हम तो इस बात में उलझे हुए थे कि स्मॉग जो है और इधर की जो टॉक्सिक एयर है इंडिया और पाकिस्तान की, उसके दरमियान कोई बॉर्डर नहीं है और वो दोनों ममालिक को यकसां तौर पर मुतासर कर रही है। लेकिन अब हम ये बात एक दो नेबर्स क्या, अब तो हमें ये पता चल रहा है कि जो भी टॉक्सिक चीज़ है उसकी वो कॉन्टिनेंटल बैरियर्स भी कोई नहीं है, कि अगर एक बर आज़म में कोई एक्टिविटी होती है तो उसके असरात दूसरे बर आज़म के आखिरी कोने तक महसूस किए जा सकते हैं। जी हाँ, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे एथोपिया के होने वाले वाल्केनो आतिश फशां में होने वाले एक एक्टिविटी की, जिसका धुआं जो है हज़ारों मील तय करके पाकिस्तान और इंडिया पहुंच चुका है। क्या इसमें कोई पाकिस्तान के लिए कोई ख़तरे की बात है? इस पे हम आज के इस प्रोग्राम में बहस करते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। सबसे पहले आते हैं ये जो आतिश फशां फटा कैसे। ये एथोपिया का जो आखिरी इलाका है हैली कोबी, उसमें संडे की सुबह अचानक उसमें एक्टिविटी हुई और वो फट गया। ये कोई मामूली धमाका नहीं था और इसकी शिद्दत जो है ना बहुत ज़्यादा थी कि उसकी आवाज़ जो नेबर कंट्री है जबूती, वहाँ तक सुनी गई। क्वाइट बिग बैंग। अब जब आतिश फशां फटता है तो फिर उससे लावा निकलता है, राख निकलती है। अब उससे जो राख निकली है वो इतने कोई प्रेशर से निकल रही है कि वो ऊपर आसमान की तरफ 14 किलोमीटर ऊपर चली गई है। और वो जो राख होती है ये कोई आम ऐश नहीं होती, वो बड़ी थिक और उसमें बहुत से टॉक्सिक मटेरियल होते हैं। अब जब वो इतनी ऊंचाई पे चली जाती है तो फिर वो वहाँ पे साकित नहीं रहती, क्योंकि जब 14 किलोमीटर की ऊंचाई पे कोई मादा जाता है तो 14 किलोमीटर ऊपर स्पेस में वहाँ पे बहुत तेज़ हवाएं चल रही होती हैं और वो एक चीज़ को दूसरी, एक जगह से दूसरी जगह हज़ारों किलोमीटर दूर आसानी से ले जाती हैं क्योंकि हवा है। अब वो राख ऊपर पहुंची है और वहीं से उसने अपना सफ़र पाकिस्तान और इंडिया की तरफ शुरू कर दिया है। अब हम पहले ये समझा लें कि वो जो ऐश है, राख है, वो है किस तरह की। वो जिस तरह हम अपने घरों में लकड़ी जलाते हैं, कागज़ जलाते हैं या कोई कूड़ा क्रिकेट, तो वो जो एक राख बनती है वो एक डिफरेंट होती है। जो आतिश फशां की राख है उसके जो ज़रात हैं वो आम रेत वाले नहीं होते, बल्कि ये बहुत हल्के और बारीक होते हैं, आसानी से उड़ जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। जैसे वो बारीक सा धुआं हो, तो आप उसको टच करेंगे तो आपके हाथ में कोई रेत नहीं आएगी, आपके हाथ काले हो जाएंगे, वो धुआं ही होगा। तो जब एक आतिश फशां का धमाका हो तो वो उसके ज़रात, ये जो है धुआं, वो बहुत ऊपर तक चला जाता है। फिर अब उसके बाद हवा के रहम व करम पे है। अब ये जो आतिश फशां फटा है ये अब जनूब मगरब से शुमाल मगरब की तरफ आ रहा है। क्यों आ रहा है? कि ये जो हवा का रुख है वो इसी तरफ है और ये उधर से एथोपिया से होते हुए इधर से आके जो गल्फ सी है, बहरी अरब, जो कराची गवादर के साहिल को मिलता है, तो यहाँ से आके वो पाकिस्तान और इंडिया को हिट कर रहा है। और ये समंदर के ऊपर ऊपर इस वक्त चल रही है। अभी मैं महकमा मौसमियात की अपडेट्स देख रहा था तो उसके मुताबिक ये जो बादल है ऊपर पूरा एक स्टॉर्म है राख का, ये गवादर से, जो गवादर की कोस्टल लाइन है उससे कोई 60 नॉटिकल माइल के फासले पर है और ये आराम से ज़मीन से देखा जा सकता है क्योंकि ये सिर्फ 500 मीटर ऊंचाई पर है, ½ किलोमीटर ऊंचाई पर है। और चूंकि इस वक्त कोई नीचे हवा का दबाव नहीं है, इसलिए ये बादल जो है, जो राख का बादल है, एशेस का बादल है, धुएं का बादल है, ये अभी ज़मीन को इसने टच नहीं किया। अब आप सोच रहे होंगे कि जी ये एथोपिया कहाँ, गवादर कहाँ, तो ये इतना
آسانی سے یہاں پر کیسے آ گیا؟ اس کی جو 2-3 وجوہات ہیں وہ یہ ہے کہ جی ایک تو یہ جو والکانو ایرپٹ ہوا ہے اس کی شدت اتنی زیادہ تھی، جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ اس کی آواز سینکڑوں میل دور تک سنی گئی۔ تو ایک تو وہ دھماکے کی جو شدت ہے کہ وہ راکھ جو ہے نا سیدھی اوپر گئی ہے، ورنہ یہ ہوتا ہے کہ ادھر ہی علاقے میں پھیلتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جی اس میں جو ونڈ ڈائریکشن ہے وہ ایک بڑی وائٹل فیکٹر ہے۔ پھر یہ جو اس کے راہ کی ہم نے ساخت بتائی کہ یہ عام ریت کی طرح نہیں ہے، یہ دھوئیں کی طرح ہلکی ہوتی ہے اور کئی دن تک ہوا میں معلق رہ سکتے ہیں، جیسے بادل ہوا میں رہتے ہیں، وہ نیچے نہیں آتے۔ خیر اچھی بات یہ ہے کہ یہ بادل پاکستان کی زمین کو اس نے ٹچ نہیں کیا، اس نے پاکستان سے ملحقہ سمندر کو ٹچ نہیں کیا، ورنہ ادھر آبی حیات کو خطرہ ہو سکتا تھا۔ اگر اس کا رخ گوادر اور بلوچستان سے ادھر سندھ پنجاب اور ادھر ہو جاتا تو اس کے اثرات بہت مہلک ہو سکتے تھے۔ یہ سب نیچر کے کھیل ہیں، قدرت کے کھیل ہیں، ہم ایک طرف کھڑے ہو کر اس کے بائی اسٹینڈر نہیں بن سکتے۔ نیچر ہمیں بار بار وارننگ دیتی ہے کہ نیچر کے ساتھ اتنی چھیڑ خانی نہ کی جائے، حالات کو ٹھیک کیا جائے، ورنہ نیچر کا جو ریونج ہے وہ بہت سخت ہوتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔